हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th हिंदी कृतिका चैप्टर फर्स्ट इस जल परले में के क्वेश्चन आंसर्स। पूरा प्रश्न अभ्यास आपको इस क्लास में मिलेगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से कहूंगी कि लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें और क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बीच में बताती जाऊंगी। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने इस क्लास का सार आपको संक्षेप में बताया था। ये वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं पार्ट में। आज हम पूरा अभ्यास करेंगे और साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास शुरू करने से पहले मैं कहूंगी कि सभी बच्चे जो क्लास में नए आए हैं, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबा देने से आपको मेरे आने वाली अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं इस जल परले में के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अति आवश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ से अगर वो घिर जाएं तो कुछ दिनों तक उनका गुजारा चल सके। और अब अगला प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे, यानी जब लोगों के इलाके में बाढ़ आती थी तो उस बाढ़ से बचने के लिए अक्सर लोग लेखक जहां रहता है वहां पर आया करते थे। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से पहले कर भी चुका था। चैप्टर में आपको बताया गया है कि लेखक जो है वो बॉय स्काउट था, जिनका काम ही होता है बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करना। उसने बाढ़ तो देखी थी, पर बाढ़ कब देखी थी उसने? बाढ़ आने के बाद जो नुकसान होता है उस समय का दृश्य उसने बहुत देख रखा था, लेकिन बाढ़ आने या फिर उसे भोगने का अनुभव लेखक को नहीं था। वह बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए बहुत उत्सुक था। उसे बाढ़ के प्रति जिज्ञासा भी थी, जिसे शांत करने के लिए वो बहुत बेचैन था। और अब तीसरा प्रश्न, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पानी कहाँ तक आ गया है। ये जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जुबान से यही शब्द कह रहे थे कि पानी कहाँ तक पहुँच गया है। इससे जनसमूह की उत्सुकता, अपनी सुरक्षा और कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार उस इलाके में बाढ़ आ रही थी तो सबको ये था कि हम भी देखें कैसे आती है बाढ़। वो जीवन और मृत्यु का इस समय उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था। उन्हें अभी बाढ़ के पानी की कोई भी किसी भी तरह का डर नहीं था। वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासा रखते थे कि बाढ़ का पानी कितनी तेज आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। बस ये सिर्फ उनकी जिज्ञासा थी। इसलिए हर एक की जुबान पर यही था कि पानी कहाँ तक आ गया है। और अब है आपके पास चौथा प्रश्न, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ के लगातार बढ़ते पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए पानी ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली, घर उजाड़ दिए, पशु और जानवरों को पानी अपने साथ बहा कर ले गया। कई लोग बेघर होकर मौत की नींद सो गए। इस तरल पानी के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। और अब पांचवा प्रश्न, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आपसे सुझाव पूछे गए हैं कि अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो क्या करना चाहिए। आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला उपाय है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है कि हमें सतर्क रहना चाहिए।
हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए और हमें अपने आप को सुरक्षा तंत्र से जुड़ा रखना चाहिए। यानी कि जब कभी कोई इस तरह की आपदा आ जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग मदद कर रहे हैं हम उनके संपर्क में रहें। नंबर 2, सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग जानकारी देता है कि अब ऐसा होने वाला है, तो उससे निपटने के लिए सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए। और जो भी तैयारी सरकार करके रखे उसकी लगातार देखभाल भी करते रहना चाहिए। ये नहीं कि वो सामान जिस समय उसकी जरूरत पड़े वो खराब हुआ पड़ा हो, ऐसा ना हो। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए ताकि आपदा के समय उसका सदुपयोग किया जा सके। स्वयं सेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर और बड़े जोश के साथ आपदा से निपटने वालों की मदद करनी चाहिए। उनको आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और नंबर 4 है कि जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं वो बहुत जोशीले होते हैं, उनमें उत्साह भी होता है, कुछ नया कर दिखाने का जोश होता है, तो उनको भी शीघ्र ही कोई प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य में सहयोग देने के लिए जुड़ जाना चाहिए। 6th क्वेश्चन है ए, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। उक्त कथन द्वारा लोगों की ऐसी मानसिकता पर चोट की गई है जो लोग दूसरों को दुखी देख करके खुश होते हैं। लोगों की प्रवृत्ति होती है, उनकी संकुचित सोच होती है, लोग स्वार्थी होते हैं, संवेदनहीन होते हैं, दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति पर इस बात से चोट की गई है। एक समय ऐसा आया था जब दानापुर डूब रहा था, तब पटना के लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। और आज क्या हुआ कि आज पटना में बाढ़ आ गई है, तो लोग खुश हो रहे हैं कि जब दानापुर की तुमने मदद नहीं की थी तो अब तुम डूब रहे हो, तो अब तुम उस पीड़ा को अनुभव करो। लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी भी संकटग्रस्त जो व्यक्ति संकट में है, दुख में है, पीड़ा में है, उसका हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। उक्त कथन द्वारा लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। यह कथन निश्चित रूप से थोड़ा दुखद है, कठोर है और द्वेषपूर्ण है, जलन से, नफरत से भरा हुआ है, लेकिन ये हकीकत है। लोगों की ये मानसिकता है कि जब तक अपने ऊपर कष्ट नहीं आ रहा तब तक वो किसी का भी दर्द महसूस नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? बाढ़ आने का खतरा तो बढ़ गया था। सभी लोग ये जानना चाह रहे थे कि बाढ़ का पानी कहां तक आया है, इसलिए दूसरे जो सामानों की दुकानें थी वो बंद होने लग गई थी। लोग अपना सामान सुरक्षित जगह पर रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन पान की बिक्री अचानक से बढ़ गई क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठे हो रहे थे। वो बाढ़ से डरे हुए नहीं थे, बल्कि उस समय वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे और जिज्ञासा थी उनके अंदर, कौतूहल, जिज्ञासा थी उनके अंदर। ऐसे समय में पान उनके लिए टाइम पास करने का बहुत अच्छा साधन था। उस दुकान पर एक रेडियो भी था जिस पर समाचार चल रहे थे। लोग बाढ़ का समाचार सुनने के लिए वहां खड़े होकर के पान खा रहे थे, इसलिए बाकी सब चीजों की बिक्री बंद हो गई थी और पान की बिक्री बढ़ गई थी। 8th क्वेश्चन है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो फिर उसने क्या क्या प्रबंध किए? जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा कि कहीं गैस का क्या हाल है, अभी चलेगी या नहीं। पत्नी ने कहा कि गैस तो खत्म ही होने वाली है, पता नहीं कब खत्म हो सकती है। तो उसने क्या किया, कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। फिर उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, कंपोस्ट की गोलियां, इन सब का अरेंजमेंट किया, इनको इकट्ठा करके रखा। और फिर वो क्या किया उसने कि एक मैगजीन के स्टॉल से जाकर के हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएं खरीद करके लाया, ताकि जब बाढ़ आए तो उस समय बाहर तो निकला नहीं जाएगा, तो घर बैठे बैठे उसका टाइम पास होता रहे। 9th क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है?
बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जहां पर पानी आया है, बहुत ज्यादा पानी आया है और कई दिनों तक पानी वहां ठहरा रह जाता है, कीचड़ हो जाता है, गंदगी हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं, तो वहां पर अक्सर पकाही घाव, क्योंकि पानी बहुत गंदा होता है और उस गंदे पानी में लोगों को पैर रख करके चलना पड़ता है, तो उनसे क्या होता है कि उनकी पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो गल सड़ जाती हैं और उनके पैरों के तलवों में भी घाव हो जाते हैं, जिसे पकाही घाव कहते हैं। फिर बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है, लेकिन अब गंदगी पीछे छोड़ गया तो हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, ये इस तरह की बीमारियां वहाँ फैलती हैं, क्योंकि बाढ़ के उतरे हुए पानी में मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी भी हो जाती है और पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, इसलिए उन्हें हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावना के वशीभूत होकर ऐसा किया? देखिए, जब नौजवान पानी से उतरा था तो पीछे पीछे कुत्ते ने भी जंप लगा दिया था। नौजवान कुत्ते के बिना नहीं जाना चाह रहा था और कुत्ता उस नौजवान के बिना नहीं जाना चाह रहा था। इसका मतलब दोनों जने एक जैसा ही प्यार करते थे एक दूसरे से। तो नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ऐसा उसने नव युवक यानी कि अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मौत भी स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ रहेगा तो ये मर जाएगा, तो वो मरना भी कुत्ते के साथ ही चाह रहा था। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री का परिचय मिलता है कि आप गहरी मैत्री मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत डीप थी, बहुत अच्छे दोस्त थे वो। ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना भी प्रकट की है। देखिए, इंसान तो सोच समझ सकता है, लेकिन कुत्ता तो जानवर है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा स्वामी भक्त था जो उसने अपने मालिक के बिना नाव में चढ़ना इनकार कर दिया। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीना और भोगना चाहता था, क्योंकि उसने बाढ़ आते हुए पहले कभी नहीं देखी थी, हालांकि बाढ़ आने के बाद का उसने बहुत बार अनुभव किया था। उधर उसका कलाकार मन, क्योंकि वो लेखक है, तो उसका काम है लिखना, तो वो चाहता था कि वो बाढ़ के दृश्यों को संजो ले, अपने कैमरा में कैद कर ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वो क्या करता, बाढ़ को देखने की बजाय उसके बारे में लिखना या फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता। तब क्या होता कि उसको जीवन में पहली बार उस बाढ़ के पानी को साक्षात भोगने का अवसर मिल रहा था, वो अवसर उसके हाथ से निकल जाता। उसने सोचा कि अच्छा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाढ़ के इस सजीव रूप को, आते हुए रूप को, भयानक रूप को मैं अगर अपने कैमरे में कैद कर लूं या फिर अपनी कलम से पत्तों पर उतार भी लेता हूं, तो उस को बाद में देखने से मुझे दुखी तो होगा। तो इसलिए उसने कहा कि अच्छा है मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ ना लिखूंगा ना रिकॉर्ड करूंगा, सिर्फ बाढ़ के पानी को आता हुआ देखूंगा। उसे बार बार देखकर पढ़कर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो फिर उनकी तस्वीर लेकर वह क्या करता? प्रश्न नंबर 12, 12th क्वेश्चन, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। मीडिया प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा माध्यम है, सशक्त माध्यम है। मतलब कोई भी बात अगर फैलानी है दुनिया में, जहान में, तो मीडिया ही ये काम कर सकती है, जिसकी पहुंच जन जन तक है। और सही बात है, आजकल तो सभी लोग सोशल मीडिया पर हैं और सारी बातें एक दूसरे को बहुत जल्द पता चल जाती हैं। आज मीडिया अपने साधनों द्वारा किसी खबर को आनन फानन में, मतलब कि बहुत जल्दी से, आनन फानन का मतलब है फटाफट से अधिक लोगों तक पहुंचा देता है। कई बार मीडिया के लोग जल्दबाजी में किसी खबर का श्रेय लेने के चक्कर में कुछ गलतियां भी कर जाते हैं, जिसका परिणाम फिर बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि बात तो जनता में निकल गई, सबने सुन ली। अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में समाज के एक वर्ग द्वारा कार्यक्रम से लौटते समय समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों को
गाली गलौज और पथराव किया गया। मीडिया ने इस खबर को इस तरह से प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई। स्थिति सामान्य होने में 2 सप्ताह से अधिक का समय लग गया। इससे सामाजिक सद्भाव की स्थिति भी खराब हो गई। कई बार छोटा सा झगड़ा होता है, लेकिन मीडिया वाले कि हम सबसे पहले खबर दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, हम वो बता रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा लाइमलाइट में ले आते हैं, इतना ज़्यादा उसे हाई फाई बना करके पेश करते हैं कि लोगों के दिमाग पर उसका गलत असर होता है। लोगों को लगता है कि वाकई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, और इस तरह से वो जो फसाद होता है वो और लोगों में भी फैल जाता है और स्थिति खराब हो जाती है। और अब है इस चैप्टर का 13th यानी कि लास्ट क्वेश्चन। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जान जाने की घटनाएं तो नहीं देखी, लेकिन मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा के बारे में अवश्य सुना है। बात है 1984 की। उस समय क्या हुआ था कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और पंजाब में आतंकवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ था। इंदिरा गांधी ने बहुत कठोर रवैया अपनाया, जिससे कि सिख समुदाय नाराज हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के जो गार्ड्स थे उनमें से ही एक सिख गार्ड ने उन्हें गोलियों से भून डाला। इस घटना की प्रतिक्रिया में अगले दिन पूरा देश जल उठा। दिल्ली में सैकड़ों सिखों को जिंदा जला डाला गया। उनकी संपत्ति, वाहन, दुकान, मकान सब जला दिए गए। तो इस प्रकार की एक ऐसी आपदा थी जो प्राकृतिक तो नहीं थी, मनुष्य के द्वारा फैलाई गई थी, लेकिन बहुत ही भयंकर समय था वो। जिस किसी ने भी देखा उस समय, वो बहुत मुश्किल समय था देश के लिए। तो इस तरह की आपदाएं भी देश में आती रहती हैं। तो बच्चों, ये थे आपके कृतिका चैप्टर 1 इस जल प्रलय में के प्रश्न उत्तर। पूरा प्रश्न अभ्यास मैंने आपको यहाँ पर आसान शब्दों में बताया है। उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। रिटन टेक्स्ट भी आपके पास स्क्रीन में आ रहा है, आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने इतने अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन किया है कि आप खुद से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब क्लास के अंत में सभी बच्चे लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अगली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपके क्लास 9th के सारे वीडियोस हैं। हर चैप्टर के वीडियोस उसमें हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.